नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अखिलेश पर मोदी का हमला, वो उद्घाटन करते हैं, हम उससे पूरा करते हैं। सीएम खट्टर बोले, खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जश्न मनाते हुए घरों को निकले किसान, खाली होने लगे बॉर्डर्स। ममता को नहीं मिली नेपाल जाने की इजाजत, टीएमसी बोली बदलेगी राजनीति। और भारत में कुल 33 हुए ओमिक्रॉन के मामले, मुंबई में धारा 144 लागू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है उत्तर प्रदेश में चुनाव की। और चुनावी शंखनाद के पहले परियोजनाओं के उद्घाटन की झड़ी लगी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 9,800 करोड़ रुपए की लागत का सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में इस समय 3 दिन के शोक का ऐलान किया गया था जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद, लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने पहुंचे और उन्होंने इस बात को कहा कि पूरा देश इस समय शोक में है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, हमारे विकास का काम नहीं रुकेगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय लोग अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों का सामना करते रहेंगे। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 50 साल में उतना काम नहीं हुआ जितना कि यूपी की सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया हो। खेती और किसानी से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कहा कि आज के किसान की अगर हम बात करें तो उसे पानी सींचने के लिए मिल रहा है और खेती हमारी प्राथमिकता है। और फिर उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर तंज कसा और उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली से चल रहा था तो मैं इंतजार कर रहा था कि कोई सामने आकर कहेगा कि हमने इस परियोजना का शिलान्यास पहले कर दिया था। और साथ में उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग फीता काटकर भूल जाते हैं और कुछ लोग केवल फीता ही काटने में बिलीव करते हैं, और हम लेकिन परियोजनाओं को पूरा करते हैं। तो अखिलेश कैसे चुप रहते हैं? अखिलेश यादव ने भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि लखनऊ में उद्घाटन के लिए अब दिल्ली से कैंची मंगाई जाती है। और साथ में उन्होंने कहा कि जितने भी बड़े काम हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार का हाथ है और वर्तमान सरकार केवल आधा सच बताती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से गोरखपुर एम्स को लेकर जिसने क्रेडिट लिया था बीजेपी ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि गोरखपुर के एम्स की जो जमीन का आवंटन है वो समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था और उस समय बीजेपी ने एक याचिका उसके खिलाफ में दायर की थी हाई कोर्ट में। तो ये है बीजेपी का सच, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के जरिए सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं और अखिलेश यादव उसकी पोल खोलते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी क्रेडिट लेने में बिलीव करती है, लोगों को आधा सच बताती है। और इसी नैरेटिव को लेकर अखिलेश यादव जगह जगह घूम रहे हैं और बीजेपी की सच्चाई को बता रहे हैं। अब देखना यह है कि जो जनता जो इस समय ग्रसित है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, भुखमरी है, कोविड से जो त्रासदी हुई है, क्या उन सारी यादों को यूपी की जनता भुला देगी? बढ़ती तेल की कीमतें जो हाल में हुई हैं, तो उन सारी चीजों को क्या जनता भुला देगी? और बीजेपी की जो क्रेडिट टेकिंग एक्सरसाइज है, जिस तरीके से वो दावे करती है कि देखिए हमने ये काम कर दिया, तो क्या जनता को इस चीज की असलियत सामने, क्या अखिलेश यादव की सरकार या अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, क्या उसके कार्यकर्ता जन जन जाकर दरवाजे पर जाकर लोगों को इस असलियत के बारे में बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? लेकिन फिलहाल बीजेपी और समाजवादी पार्टी में एक बहुत ही कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहां पर कांग्रेस और बीएसपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी में, तो वो वाकई में बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि जगह जगह दरवाजे दरवाजे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाकर और लोगों में ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी का विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि योगी सरकार फेल हो गई। भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से आकर परियोजनाओं का उद्घाटन करते हों, लेकिन यूपी की जनता को असलियत
योगी सरकार की ही बताएगा और कोई नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी। तो देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये नैरेटिव और रोचक होता जाएगा। और अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल टोपी पर तंज कसा था और ये कहा था कि लाल टोपी सिर्फ सत्ता चाहती है, सत्ता की भूखी है, तो देखना ये होगा कि जो ये इस तरीके का नैरेटिव है वो बीजेपी की हताशा को तो दर्शाता है, लेकिन इस चीज को क्या समाजवादी पार्टी भुना पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। बात करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जिन्होंने एक विवादित बयान दिया। और आपको ध्यान होगा कि कई महीनों से, इनफैक्ट 2018 से गुरुग्राम में नमाज को लेकर अजीब सा एक विवाद रहा है कि सार्वजनिक जगह पर मुसलमान अगर नमाज पढ़ते हैं तो उसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बाकी जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको राजी ये नहीं है। और अभी हाल में क्या हुआ, वहां पर जाकर नमाज में बाधा डाली गई, उसमें भजन कीर्तन किया गया। तो एक तरीके से मुसलमान समुदाय को ये बताने की कोशिश की कि देखिए, जहां पर सरकार चाहेगी वहीं पर लोग पूजा कर सकते हैं, वहीं लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और लोगों का ये आरोप है कि मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। अब मनोहर लाल खट्टर ने कल कहा कि खुले में नमाज कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आपसी टकराव ना हो, इसलिए जो डेजिग्नेटेड स्पॉट्स थे नमाज के उस ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया है और अब लोग खुले में नमाज ना पढ़े बल्कि घर में पढ़ें। अब इससे जो खास समुदाय के लोग हैं, इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं, ये उनका ये मानना है कि ऐसा वक्तव्य वही लोग देते हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और लोग कहते हैं कि इस्लाम धर्म इस बात की इजाजत देता है कि जो ग्रेवयार्ड्स हैं या जहां पर कूड़ा करकट होता है उसके अलावा कोई भी साफ सुथरे स्थान पर लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और देशों में भी जगह जगह पर लोग नमाज पढ़ते हैं, उसकी इजाजत दी जाती है। तो फिर बीजेपी इस तरीके का नैरेटिव क्यों बनाने की कोशिश कर रही है? अब अगर मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं तो आपको बता दें कि इस समय बिहार के एक एमएलए हैं जिनका नाम है हरभूषण ठाकुर बचौल। उन्होंने भी कहा है कि जो खट्टर साहब कह रहे हैं वो सही है और खुले में नमाज पर रोक बिहार में भी लगानी चाहिए। और नीतीश कुमार करते हैं तो ठीक है, वरना हम इस पर आगे पहल करेंगे, हम केंद्र सरकार से कहेंगे, क्योंकि अगर हमने इस चीज को नहीं रोका तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। तो इस तरीके का नैरेटिव बीजेपी क्यों बनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि चुनाव का समय है, चुनावी ध्रुवीकरण, ताकि हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा सके और चुनावी फायदा बीजेपी को पहुंचाया जा सके। लेकिन इस कवायद में समाज का विभाजन बीजेपी किस तरीके से कर रही है, अपना हिंदुत्व का एजेंडा किस तरीके से थोप रही है और एक मेजॉरिटेरियन एजेंडा जिस पर हमेशा आरएसएस बात करता रहा है, उस एजेंडे को बीजेपी पूरा करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे एजेंडे में समाज का क्या होगा, धर्म निरपेक्षता का क्या होगा, संविधान में क्या कुछ प्रावधान है, उससे कोई मतलब नहीं है। राइट टू वर्शिप क्या होता है, ऐसा लगता है कि बीजेपी को उससे भी मतलब नहीं है। बीजेपी का एक सूत्री उद्देश्य है कि किस तरीके से चुनावी ध्रुवीकरण करो, हिंदू और मुसलमानों को बांटो, अपना मेजॉरिटेरियन एजेंडा थोपो और वोट हासिल करो। लेकिन क्या ये सफल हो पाएगा? अभी चुनावी राज्यों में जहां पर चुनाव है वहां देखना ये होगा कि ध्रुवीकरण की राजनीति से बीजेपी को कितनी सफलता मिलती है। ये भी दर्शाता है कि बीजेपी के पास अब सफलता के नाम पर कुछ भी दिखाने को नहीं है। तो एक आखिरी हथकंडा बचा हुआ है, वो है विभाजन का और ध्रुवीकरण का। देखना यह होगा कि कितना सफल होता है। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं तीसरी खबर में किसान आंदोलन की। जी हाँ, किसान आंदोलन स्थगित कर दिया गया है और आज एक जो विक्ट्री जुलूस है वो निकाला गया, जश्न मनाया गया और सारे किसानों ने जश्न मनाते मनाते सिंघू बॉर्डर खाली करना शुरू किया। उधर गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर को भी खाली किया गया और ये बताया जा रहा है कि 3 दिन में ये बॉर्डर्स खाली हो जाएंगे। राकेश टिकैत जो किसान बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि वो अभी 15 तारीख तक यहाँ पर टिकेंगे क्योंकि देश भर के कई कोनों में इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है और धीरे धीरे करके वो सब जगह से विरोध प्रदर्शन को हटाएंगे और उसके बाद वो वापस जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, केवल स्थगित हुआ है, जिसके चलते किसान जो बॉर्डर्स पर बैठे थे वो अपने घर पर जाएंगे। लेकिन एमएसपी को लेकर और जो तमाम प्रावधान है, जो उसको समिति बनाने की बात कही गई है, उसको लेकर अभी भी कोई बहुत ठोस आश्वासन किसानों को नहीं मिला है। खाली ये उनको लिखित में आश्वासन दिया गया है कि जो समिति है वो इस पर गौर करेगी, विचार करेगी। लेकिन समिति कहीं ऐसा ना हो
कि अभी चुनाव के चलते इन सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। इस डर से बीजेपी ने लिखित आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन अगर बीजेपी चुनाव के पहले पहले अगर आश्वासन किसानों को नहीं देती या कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखाती है तो यही किसान ने कहा है कि वो फिर से वापस बॉर्डर्स पर आएंगे और भारी संख्या में लौटकर आएंगे। अब देखना ये होगा कि जो एमएसपी पर बनाई गई समिति है उसको लेकर क्या कुछ करती है सरकार और किसान उससे कितने सुनिश्चित होते हैं। लेकिन जो मिशन उत्तराखंड है, मिशन यूपी है, वो किसानों का जारी रहेगा। तो अगर बीजेपी को ये लग रहा है कि किसान अब वापस चले गए हैं, उसके लिए मुसीबत नहीं बनेंगे, तो ये बीजेपी का भुलावा है और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये दिखाना होगा कि कृषि सुधार के लिए उसने क्या ठोस कदम किसानों के लिए उठाए हैं। और अगर बीजेपी इन ठोस कदमों को वाकई में एक प्लान्ड एक्शन नहीं दर्शा पाती है किसानों को, तो इन किसानों की समीक्षा बैठक भी होगी हर महीने, उसमें समीक्षा की जाएगी और अगर उसमें कोई कमी रहती है तो फिर ये किसान सोचेंगे, विचारेंगे, महापंचायत भी करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ये आंदोलन जारी है, अभी भी केवल स्थगित हुआ है। तो इन किसानों ने मन बना लिया है कि इनके हाथ में जो ताकत आई है, इनकी आवाज में जो ताकत आई है, इनमें जो जागरूकता आई है, ये चीज वापस आ सकती है और उसी तरीके से इस आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं। तो अब देखना यह होगा कि कृषि को लेकर जो कानून बने थे, कृषि पर जो भी आश्वासन सरकार ने दिए हैं, उस पर सरकार खरा उतरती है या नहीं उतरती। लेकिन लोकतंत्र की ये एक बड़ी जीत है और जनता की आवाज की एक बड़ी जीत है और आंदोलन की एक ताकत है जिसमें कि किसानों में एक बड़ी जागरूकता आई है। उनके अस्तित्व की लड़ाई में आज किसानों की जीत हुई है और सरकार की एक तरीके से हार हुई है और उसका अहम भी टूटा है। किसानों ने ये दिखा दिया है कि मोदी सरकार का गुरूर कोई और नहीं, केवल वो तोड़ सकते थे। फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। आखिरी खबर में बात करते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, जहां पर उनको नेपाल जाने की इजाजत केंद्र सरकार ने नहीं दी है। एक सेमिनार था काठमांडू में जिसमें कि जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है उसने निमंत्रण दिया था ममता बनर्जी को और केंद्र सरकार ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको मना कर दिया है। और जो MEA की नोट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की नोट है, उसमें पूछा गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे देश की एक मुख्यमंत्री को क्यों बुलाती है और उसके बाद उनको जाने की इजाजत नहीं दी गई है। इसको लेकर अब तृणमूल कांग्रेस काफी शोर मचा रही है और कह रही है कि ये तो बदले की राजनीति है और ममता की जो लोकप्रियता है उससे ईर्ष्या करती है बीजेपी सरकार और इसीलिए ममता बनर्जी को जाने नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये ममता बनर्जी के साथ पहली बार नहीं हुआ है। ममता बनर्जी को रोम जाना था अक्टूबर के महीने में, उनको उसकी इजाजत नहीं मिली। 2018 में उनको अमेरिका जाना था, उसकी इजाजत नहीं मिली। और तो ये चीजें कई बार हो चुकी हैं और टीएमसी का ये मानना है कि ये बदले की राजनीति है और सत्ता का दुरुपयोग बीजेपी किस तरीके से कर रही है, ऑपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी इस तरीके से क्या संदेश देना चाह रही है? बीजेपी शायद ये संदेश देना चाह रही है कि अगर विपक्ष को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर कोई मौका मिलता है तो बीजेपी इतनी उदार पार्टी नहीं है। बीजेपी will go all out to muzzle the voice of the opposition, यानी कि जो विपक्ष की आवाज है उसको दबाने के लिए हर संभव प्रयास बीजेपी करेगी। लेकिन इसमें बीजेपी ये भूल जाती है कि जो ऑपोजिशन को स्पेस देना चाहिए, जो एक डेमोक्रेटिक स्पेस देना चाहिए, आज बीजेपी वो चीज खो रही है और इसीलिए बीजेपी पर बार बार आरोप लगता है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती और डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, लोगों को चुप कराना चाहती है, अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं है। तो ये आरोप बीजेपी पर बार बार इसीलिए लगते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी अपने नेशनल फुटप्रिंट्स बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प अपने आप को वो एक तरीके से मान चुकी हैं कि जिस तरीके से, जिस सत्ता और जिस ताकत से वो वापस एक बड़े मैंडेट के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई है और सारे विपक्षी दलों को भी वो चुनौती दे रही हैं कि देखिए अब हम लीडर हैं और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का एक विकल्प बनूंगी। तो उस कवायद को भी बीजेपी कहीं ना कहीं रोकना चाह रही है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर ममता बनर्जी को कोई लोकप्रियता मिलती है तो उसको पूरा प्रयास करके बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ताकत हो या किसी की लोकप्रियता हो, वो दबाने से नहीं रुकती।
अगर वो लोकप्रिय है, अगर उसके कार्य ऐसे हैं कि अगर वो लोकप्रियता के कार्य कर रहा है तो उसकी गूंज विश्व के कई कोने में सुनाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी सरकार पर बार बार इस बात का आरोप लगता रहा है और ये भी कहा गया है कि देखो डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भारत की सरकार है वो किस तरीके से नीचे जा रही है, स्लिप कर रही है। तो ये उसका एक और उदाहरण है कि हम लोकतांत्रिक स्पेस में विपक्ष की आवाज को नहीं उठने देंगे। क्या इस पर आपका फीडबैक है, बताइए। अब आखिरी खबर में बात करते हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट की, जिसकी दहशत काफी फैल गई है। दिल्ली में आज दूसरा केस ओमिक्रॉन का सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि एक यात्री था जो जिम्बाब्वे से आया था, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भारत में अब कुल 33 ओमिक्रॉन के केसेस हो गए हैं। 5 स्टेट्स में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं और सरकार ये कह रही है कि मास्क और वैक्सीन अब बहुत जरूरी हो गए हैं। एक WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि 60% लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया है। और मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है। जो बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हैं उन पर रोक लग गई है अगले 2 दिनों तक। तो ओमिक्रॉन से खतरा मंडरा रहा है। हालांकि एंथनी फॉची जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं और हेल्थ एडवाइजर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ओमिक्रॉन का जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो ज्यादा बड़ी है, उससे इन्फेक्शन फैल सकता है लेकिन खतरा नहीं है। लेकिन क्योंकि अब बूस्टर डोजेस की बात होने लगी है तो सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके के वेरिएंट्स आते जाएंगे तो हम बूस्टर डोज कब रोल आउट करेंगे। तो ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन ना फैले, उसको कैसे काबू में लाया जाएगा, ये इस समय एक बड़ी चुनौती है। पूरे विश्व में बताया जा रहा है कि 59 ऐसे देश हैं जहां पर ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन फैल गया है। तो ये बड़े पैमाने पर ना फैले, इसको कैसे रोका जाए, इसलिए बूस्टर डोज की बातें कही जा रही हैं। और अभी हमें भारत में अभी ये नहीं पता है कि बूस्टर डोज कब रोल आउट किया जाएगा। तो ये अभी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ओमिक्रॉन भले ही बहुत ज्यादा खतरनाक ना हो, लेकिन इसका इन्फेक्शन बड़े पैमाने पर फैल सकता है और इसको रोकने के लिए क्या कुछ सरकार करेगी, अब ये देखना होगा। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @needu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।